नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व युवा कौशल दिवस पर आज सुबह डिजिटल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत यूरोपीय संघ वर्चुअल शिखर सम्मेलन आज यूरोपीय संघ के दूत ने कहा, कोविड-19 के बाद विश्व में भारत को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 63.02% हुई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज दोपहर 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। अमेरिका ने उन विदेशी छात्रों को वापस भेजने का फैसला पलटा, जिनके पाठ्यक्रम महामारी के कारण पूरी तरह ऑनलाइन हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग के खिलाफ दमनकारी कानून लागू करने के लिए चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के विधेयक पर हस्ताक्षर किए। और ब्रिटेन ने अपनी कंपनियों के चीन की दूर संचार कंपनी हुआवेई से 5G उपकरण लेने पर रोक लगाई। समाचार प्रभात में अपने सहयोगी आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व युवा कौशल दिवस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। 5 वर्ष पहले इसी दिन कुशल भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इस अवसर पर एक डिजिटल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। कुशल भारत मिशन युवाओं को विभिन्न कौशल में सक्षम और सशक्त बनाने की भारत सरकार की पहल है, ताकि उन्हें रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिल सकें। इस मिशन के तहत विभिन्न पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता तंत्र के तहत उद्योग और सरकार से मान्य है तथा मानक क्षेत्रों से संबंधित है। इनके माध्यम से युवाओं में तकनीकी विशेषज्ञता का विकास होता है और कंपनियों को कार्य विशेष के लिए उनके प्रशिक्षण में निवेश नहीं करना पड़ता। भारत और यूरोपीय संघ वर्चुअल शिखर बैठक आज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन 15वीं शिखर बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान राजनीतिक और सुरक्षा संबंध, व्यापार तथा निवेश और आर्थिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग की समीक्षा की जाएगी। कोविड-19 महामारी और अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श की संभावना है। भारत और यूरोपीय संघ की यह 15वीं शिखर वार्ता अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों ही पक्षों के बीच पहली शिखर वार्ता सन 2000 में हुई थी। विश्व के बदलते परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय संघ द्वारा भारत के साथ संबंध और अधिक सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से भी यह शिखर सम्मेलन अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जहां एक ओर यूरोपीय संघ भारत जैसे मजबूत देश के साथ अत्यधिक प्रभावी साझेदारी पर बल दे रहा है, वहीं भारत सुरक्षा, व्यापार और कोरोना महामारी से निपटने के लिए दोनों ही पक्षों के बीच साझेदारी जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा पर बल दे रहा है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन से पहले यूरोपीय संघ के दूत यूगो अस्तुतो ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि कोविड महामारी के बाद के वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि ने बताया कि बैठक में आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षवाद और कोविड संकट के बाद की कार्रवाई पर भी विचार विमर्श होगा। श्री अस्तुतो ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मजबूत संबंध हैं तथा दोनों पक्षों की कोविड महामारी से एकजुट संघर्ष की प्रतिबद्धता को देखते हुए सम्मेलन का महत्व और बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन में भविष्य के संबंधों की रूपरेखा तय करने के लिए नए सहयोग के एजेंडे पर विशेष रूप से विचार होगा। श्री अस्तुतो ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ जलवायु परिवर्तन से लेकर सुरक्षा तथा वैश्विक शांति तक अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने विभिन्न मंचों पर भारत और यूरोपीय संघ की भागीदारी और विकसित होने का विश्वास व्यक्त किया। नीति आयोग के प्रमुख कार्यक्रम अटल नवसृजन मिशन के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों और साझेदारों की मदद से कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्टार्टअप्स को सहायता दी गई है। इस संबंध में अटल नवसृजन मिशन द्वारा आयोजित कई वर्चुअल कोविड-19 प्रदर्शन दिवसों का सिलसिला कल संपन्न हुआ। ये पहल बायोटेक्नोलॉजी विभाग और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग जैसे सरकारी संगठनों के सहयोग से की गई। एक बयान में नीति आयोग ने कहा है कि महामारी के उपचार, रोकथाम और इसमें मदद से संबंधित विभिन्न प्रकार के 1000 से अधिक स्टार्टअप्स के मूल्यांकन के लिए 2 दौर आयोजित किए गए। इनमें से वर्चुअल कोविड-19 प्रदर्शन दिवसों के प्रदर्शन के लिए 70 स्टार्टअप्स का चयन किया गया। इनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ साथ और भी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
चिकित्सा उपकरणों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों, पीपीई और स्वच्छता से संबंधित तकनीकी समाधानों के लिए मिशन के निदेशक आर रमणन के नेतृत्व में 9 प्रदर्शन दिवसों का आयोजन किया गया। बायोटेक्नोलॉजी विभाग की सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने प्रदर्शन दिवसों के समापन सत्र में बताया कि इस दौरान जिस तरह की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और नवसृजन प्रदर्शित किए गए, उनसे कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आज दोपहर 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। वेबसाइट cbsc.nic.in, cbscresults.nic.in या फिर results.nic.in पर नतीजे देखे जा सकते हैं। विद्यार्थियों को एसएमएस के जरिए उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी परिणाम भेजे जाएंगे। मोबाइल नंबर 7738299899 पर जरूरी विवरण के साथ एसएमएस भेजकर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। परीक्षा परिणाम टेलीफोन नंबर 011243000699 पर इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। विद्यार्थी उमंग ऐप और umang.gov.in पर भी अपने नतीजे देख सकते हैं। उमंग ऐप पर डिजी लॉकर एप्लीकेशन से मार्कशीट और अन्य डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज देखे जा सकते हैं। डिजिटल मार्कशीट, माइग्रेशन और कौशल प्रमाण पत्र भी डिजी लॉकर में उपलब्ध रहेंगे। डिजी लॉकर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि भारत ने कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं और ये फिलहाल परीक्षण के दौर में है। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा है कि भारत दुनिया की औषधि निर्माणशाला माना जाता है और दुनिया भर को 60% दवाएं हमारा देश उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि टीकों के विकास में किसी तरह की देरी न हो, ये सुनिश्चित करना हमारा नैतिक दायित्व है। इसको लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस रोगी के यकृत, गुर्दे, हृदय और रक्त नलिकाओं समेत शरीर के कई अंगों पर बुरा असर पड़ता है और यही वजह है कि इसके उपचार में जटिलता को रोकने के लिए एंटी कोगुलेंट यानी रक्त को जमने से रोकने वाली दवाओं का उपयोग करने की सिफारिश की जा रही है। आईसीएमआर ने कहा है कि कोविड-19 के इलाज में टोसिलीजुमैब और आइटोलीजुमैब दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन परीक्षण के दौर इनके उपयोग से रोगी मृत्यु दर कम होने की पुष्टि अभी नहीं हुई है। कोविड-19 विषाणुओं के हवा से फैलने के बारे में आईसीएमआर ने कहा है कि महामारी के प्रकोप की रोकथाम के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने संबंधी नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण का उपचार करा रहे लोगों की तुलना में स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंत्रालय ने बताया कि उपचार करा रहे लोगों से 1.8 गुना अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं। देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित 5,71,460 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि विश्व में प्रत्येक 10 लाख पर कोरोना के 1,638 औसत संक्रमितों की तुलना में भारत में प्रति 10 लाख पर 657 लोग संक्रमित हैं। देश में कोरोना से प्रत्येक 10 लाख पर मृत्यु दर 17.2 है, जबकि वैश्विक औसत प्रति 10 लाख पर 73 है। रोजाना संक्रमण की दर में भी कमी नजर आ रही है और अब ये 3.24% हो गई है, जबकि इस साल मार्च में ये लगभग 31% थी। मंत्रालय ने कहा है कि मृत्यु दर भी घटकर 2.61% हो गई है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम मृत्यु दर दर्ज की है। ऐसे 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत 63.02% की तुलना में बेहतर है। ठीक होने की दर के मामले में शीर्ष 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख, दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, जहां ये दर 75% से ऊपर है। कुल कोविड-19 मामलों में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्सा 86% है और इसका 50% अकेले महाराष्ट्र और तमिलनाडु से आया है। सरकार ने कहा है कि इस संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए देश में पर्याप्त परीक्षण किए जा रहे हैं। देश में 22 राज्य ऐसे हैं जो हर दिन 140 परीक्षण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर कर रहे हैं। देश में हर दिन कुल 201 परीक्षण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर किए जा रहे हैं। परीक्षण को बढ़ाने के लिए लैबों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और 1400 से अधिक प्रयोगशालाएं देश में कोविड-19 परीक्षण कर रही हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कोविड-19 के इलाज में उपयोग आने वाली कुछ औषधियों की अधिक कीमत के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि औषधि महानियंत्रक ने कंपनियों से लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू करने और अपनी वेबसाइटों के माध्यम से वितरण केंद्रों का प्रचार प्रसार करने को कहा है।
इसके अलावा राज्य सरकारों से औषधियों की बढ़ती कीमत पर नजर रखने और उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली में सीरो सर्वेक्षण किया गया है और 26 जून से 5 जुलाई तक 22,800 नमूने लिए गए। नमूनों के जांच परिणाम जल्द ही आ जाएंगे क्योंकि आंकड़ों की विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कुछ कंटेनमेंट क्षेत्रों में कड़े उपाय लागू किए गए हैं क्योंकि पाया गया है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन में छूट देने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1,606 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमितों की संख्या अब 1,15,346 हो गई है। दिल्ली सरकार ने पुष्टि की है कि अब तक कोरोना से संक्रमित 93,000 से अधिक लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,924 मरीज स्वस्थ हुए जबकि 35 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना से मृतकों की संख्या 3,446 हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कृषि विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के अंकपत्रों पर कोविड-19 के कारण प्रोन्नत की मुहर पाए जाने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। यह मुद्दा भाजपा नेता आशीष शेलार ने उठाया था, जिसके बाद कृषि मंत्री दादा भूसे ने जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च के महानिदेशक और कृषि विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों को लिखे पत्र में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादा साहेब भूसे ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते छात्रों के मार्कशीट में परीक्षा के बिना पदोन्नत किया गया है। इस तरह का कोई भी उल्लेख करने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। भूसे ने कहा कि जांच के बाद इस मामले में जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपील की है कि आने वाले बकरी ईद को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरल और यदि संभव हो तो प्रतीकात्मक तरीके से मनाया जाना चाहिए। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,432 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक दिन में संक्रमण की यह सबसे बड़ी संख्या है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 18,853 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कई नेताओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। बिहार भाजपा मुख्यालय में 5 पार्टी पदाधिकारी समेत 24 कार्यकर्ताओं के संक्रमित होने के बाद पार्टी कार्यालय को बंद कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव अमीर सुभानी संक्रमित हो गए हैं। सचिवालय के कुछ कर्मी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। डीआईजी और 2 सिटी एसपी समेत राज्य के 296 पुलिस कर्मियों में पॉजिटिव मामले उजागर हुए हैं। कोरोना के कारण अब तक 2 डॉक्टरों और 2 पुलिस कर्मियों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने 1,196 पैक्सों के चुनाव को अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। अब नए सिरे से चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता लाने के लगातार प्रयासों पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियानों में मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी का ध्यान रखने पर खास तौर पर जोर दिया जाना चाहिए। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोविड-19 संक्रमण में तेज बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। 152 नए मरीजों के साथ ही लखनऊ में कोविड मरीजों की संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा 1591 हो गई है। जिला प्रशासन की तरफ से संक्रमण को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें मरीजों के संपर्कों की पहचान के साथ ही सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन किया जाना शामिल है। सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए 80 टीमें तैनात की गई हैं। इस बीच 182 नए मामलों के साथ गाजियाबाद में सक्रिय मामलों की संख्या 1295 हो गई है। वहीं 778 मामले मंगलवार को सामने आने के बाद गौतम बुद्ध नगर नोएडा में इस समय 851 केस हो गए हैं। प्रदेश में कल 778 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए और कुल डिस्चार्ज मरीजों की संख्या इस समय 24,981 है। देश भर में भले ही उत्तर प्रदेश कुल कोविड मामलों के हिसाब से 6ठे नंबर पर है, लेकिन नमूनों की जांच में वो 3रे नंबर पर है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व युवा कौशल दिवस पर आज सुबह डिजिटल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत यूरोपीय संघ वर्चुअल शिखर सम्मेलन आज यूरोपीय संघ के दूत ने कहा, कोविड-19 के बाद विश्व में भारत को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 63.02% हुई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज दोपहर 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करेगा।
अमेरिका ने उन विदेशी छात्रों को वापस भेजने का फैसला पलटा जिनके पाठ्यक्रम महामारी के कारण पूरी तरह ऑनलाइन हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग के खिलाफ दमनकारी कानून लागू करने के लिए चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के विधेयक पर हस्ताक्षर किए और ब्रिटेन ने अपनी कंपनियों के चीन की दूरसंचार कंपनी हुआवेई से 5G उपकरण लेने पर रोक लगाई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए त्योहारों पर सार्वजनिक झांकियां नहीं लगाई जाएंगी। संकट प्रबंधन समूह की बैठक में सुझाव दिया गया कि त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने से संक्रमण फैलने का खतरा है, इसलिए सभी त्योहार घर पर ही मनाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए घर पर ही आगामी त्योहार मनाएं। सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा स्थापित करने और त्योहार मनाने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों और उपासना स्थलों पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। शादी, सगाई आदि में दोनों पक्षों के 10-10 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकते हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 798 मामले सामने आने के साथ ही कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 19,000 तक पहुंच गई है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी 673 हो गई है। राज्य में अब तक 13,575 लोग स्वस्थ होकर अस्पतालों से घर आ चुके हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जांच नमूना संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य के चिकित्सा विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को जल्द से जल्द पर्याप्त संख्या में नमूना संग्रह केंद्र स्थापित करने को कहा है। इन केंद्रों में महामारी के संक्रमण का पता लगाने के लिए नमूने लिए जाएंगे। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने महामारी का फैलाव रोकने के लिए राज्य के 112 विकास खंडों को अधिकतम सतर्कता वाले रेड जोन और 32 को ऑरेंज जोन के रूप में चिन्हित किया है। हिमाचल प्रदेश में अनलॉक चरण 2 शुरू होने के बाद व्यापार और आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अन्य राज्यों से औद्योगिक श्रमिकों का वापस लौटना भी शुरू हो गया है। राज्य में कोविड के पॉजिटिव मामलों में वृद्धि को देखते हुए बाहरी प्रदेशों से आने वाले औद्योगिक मजदूरों को संस्थागत या होम क्वारंटाइन किया जाएगा। इसका पूरा दायित्व ठेकेदारों और व्यापारिक संस्थानों का होगा। बाहर से आने वाले मजदूरों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही राज्य में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। इस बीच राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने बताया कि फिलहाल इस समय प्रदेश आगमन पर ई पास नहीं दिए जा रहे हैं। अब प्रत्येक आगंतुक को अपनी वांछनीय सूचना सत्यापित करनी होगी, जिसके लिए अधिकारियों को प्राधिकृत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गलत सूचना देते पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान 915 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 43,723 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक 2,071 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 14 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य में पिछले 24 घंटों में सामने आए संक्रमण के 915 मामलों में से सबसे अधिक 221 मामले सूरत शहर से रिकॉर्ड हुए, जबकि अहमदाबाद शहर में 154 मामले सामने आए। राज्य में पिछले 24 घंटों में 749 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की संख्या 30,555 हो गई है। राज्य में 4,78,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 परीक्षण किया जा चुका है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने शहर के 20 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र में शामिल किया है, जबकि 5 क्षेत्रों को इस सूची से हटा दिया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई.के. पलानीसामी ने राज्य में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए टेलीविजन के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारंभ किया है। कलवी टेलीविजन चैनल शुरू में सप्ताह में रोजाना 2.5 घंटे का शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसका उद्देश्य स्कूलों के खुलने तक विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने का विकल्प प्रदान करना है। कलवी यानी शिक्षा। कलवी एक टेलीविजन चैनल है जिसे राज्य के शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पढ़ाई और सीखने की प्रवृत्ति में मदद के लिए शुरू किया है। ऐसे में जब कक्षाओं में पढ़ाई नहीं हो रही है, वहां कलवी एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभर रहा है, खासकर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वीडियो पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं। यहाँ यह बता दें कि राज्य सरकार ने 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप वितरित किए थे। इन लैपटॉप के माध्यम से विद्यार्थी अपने विद्यालयों के कंप्यूटरों से वीडियो पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। एक अन्य घटनाक्रम में मदुरई में अनलॉक के दूसरे चरण में फिर से लागू पूर्णबंदी कल रात समाप्त हो गई। इस बीच राज्य में
कोविड-19 से अब तक संक्रमित लोगों की संख्या 1,47,000 को पार कर गई है। कल 4,526 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग के खिलाफ दमनकारी कानून लागू करने पर चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि इस विधेयक के पारित होने से उनके प्रशासन को हांगकांग की आजादी का हनन करने में शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराए जाने के नए साधन मिलेंगे। श्री ट्रंप ने चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए हांगकांग के लिए अलग से प्राथमिकता व्यवहार समाप्त करने के आदेश पर भी हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि हांगकांग के साथ अब चीन की मुख्य भूमि जैसा ही व्यवहार होगा। उन्होंने कहा कि इससे हांगकांग को वर्षों से प्राथमिकता के आधार पर मिल रहे व्यापार अवसर भी समाप्त होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कोरोना महामारी फैलाने और हांगकांग के खिलाफ दमनकारी नीतियों के लिए चीन की आलोचना की। चीन ने हांगकांग का विशेष दर्जा समाप्त करने के लिए हाल ही में नया सुरक्षा कानून लागू किया था। इस विशेष दर्जे पर चीन और ब्रिटेन के बीच 1984 के समझौते के तहत सहमति बनी थी। पहले ब्रिटेन का उपनिवेश रहा हांगकांग 1997 में अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी की रक्षा से संबंधित कानून के साथ 2047 तक के लिए चीन के अंतर्गत आ गया था। अमेरिका सरकार अब उन विदेशी विद्यार्थियों को वापस नहीं भेजेगी जिनके पाठ्यक्रम कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरी तरह ऑनलाइन चलते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की संबंधित नीति की घोषणा के लगभग एक हफ्ते बाद यह फैसला लिया गया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान ने इस योजना को लेकर सरकार पर मुकदमा दर्ज किया था। मैसाचुसेट्स में जिला जज ने कहा कि संबंधित पक्षों में समझौता हो गया है। विदेशी विद्यार्थियों से पिछले हफ्ते कहा गया था कि उन्हें अमेरिका में तब तक रुकने की अनुमति नहीं होगी जब तक वे अपना पाठ्यक्रम सामान्य नियमित शिक्षण में बदल न लें। ब्रिटेन ने अपनी कंपनियों के चीन की दूरसंचार कंपनी हुआवेई से 5G उपकरण लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसी किसी कार्रवाई पर चीन के बदले की धमकी के बावजूद ब्रिटेन ने यह कदम उठाया है। ब्रिटेन के डिजिटल मंत्री ओलिवर डाउडेन ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद ये घोषणा की। श्री डाउडेन ने ब्रिटेन की संसद को बताया कि इस वर्ष के अंत से दूरसंचार प्रदाता हुआवेई से किसी भी तरह का 5G उपकरण नहीं खरीदा जाएगा। नए दिशा निर्देशों में बताया गया है कि ब्रिटेन के दूरसंचार ऑपरेटरों को वर्ष 2027 तक अपनी अवसंरचना से चीन से आयातित 5G से संबंधित सभी उपकरण हटाने होंगे। जम्मू कश्मीर में भाजपा प्रमुख रविंद्र रैना में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और वे कटरा के नारायण अस्पताल में भर्ती हैं। श्री रैना रविवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना और अन्य लोगों के साथ पार्टी नेता वसीम बारी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने कश्मीर में बांदीपोरा गए थे। पिछले हफ्ते वसीम बारी, उनके पिता और भाई आतंकवादी हमले में मारे गए थे। श्री रैना के संपर्क में आए लोगों और उनके साथ बांदीपोरा या श्रीनगर पार्टी कार्यालय गए लोगों में कोरोना की जांच की जाएगी। इस खबर के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तत्काल प्रभाव से स्वयं के क्वारंटीन में जाने की घोषणा की है। देश का सबसे बड़ा ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण में लगा है जिससे उसके कर्मचारी घर सहित किसी भी स्थान से बैंक का कार्य निपटा सकेंगे। शेयर धारकों की 65वीं वार्षिक आम बैठक में बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने कहा कि इस कदम से स्टेट बैंक की काम करने की लागत में 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी और कोविड-19 के दौर में बैंक के कारोबार की निरंतरता भी बनाए रखी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक संचालन लागत कम करने, प्रक्रियाओं को युक्ति संगत बनाने और कर्मचारियों को नए सिरे से कौशल प्रशिक्षण देकर उनकी कार्य उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। एसबीआई के अध्यक्ष ने कहा कि कोविड महामारी ने संपर्क रहित डिजिटल बैंकिंग का महत्व उजागर कर दिया है। श्री कुमार ने कहा कि बैंक के डिजिटल बैंकिंग ऐप योनो का और विस्तार किया जा रहा है। इससे होम लोन, कार लोन और व्यक्तिगत गोल्ड लोन जैसी बैंकिंग सुविधाएं इस ऐप के जरिए उपलब्ध कराई जा सकेंगी। असम में बाढ़ की विभीषिका से राहत नहीं है। 28 जिलों के लगभग 33 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 59 हो गई है। 45,000 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। स्थानीय प्रशासन, राज्य आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल कल ऊपरी असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे।
आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोरोग विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए घर में रहने, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने और योग अभ्यास करने की सलाह दी है। We are going to overcome this crisis within a few weeks. Stay at home, spend time with the family, do household work, exercise, listen to music, sing with the family, do yoga, meditation, and take care of emotional needs of the family. गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि संक्रमण से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना जरूरी है। मास्क की जरूरत उन इंसानों को है जिनको हेल्थ सेक्टर में अगर वो काम कर रहे हैं या उनका डायरेक्ट किसी कोरोना के मरीज के इलाज में या उनके क्वारंटाइन में उनकी भूमिका है। लेकिन अगर आप घर में रह रहे हैं और स्वस्थ है और आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है या कोई फ्लू के लक्षण नहीं है तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। और अब एक नजर देश भर में आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा तथा अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने के आसार हैं। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। श्रीनगर में तापमान 16 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चंडीगढ़ में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। एक या दो स्थानों पर बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकती हैं। समाचार कक्ष से ममता किरण। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और आनंद बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। जी निखिल, राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट और देश में ऑनलाइन कक्षाओं के लिए नए दिशा निर्देशों के समाचार आज प्रकाशित अखबारों में प्रमुखता से हैं। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, गहलोत राज में अब को पायलट नहीं, सचिन डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए गए 2 समर्थक मंत्री भी बाहर। वहीं दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अब गहलोत ही पायलट। जनसत्ता लिखता है, कांग्रेस के जहाज से पायलट की छुट्टी। ऑनलाइन पढ़ाई की गाइडलाइन जारी, कम लगेगी बच्चों की क्लास, राजस्थान पत्रिका की प्रमुख खबर है। अमर उजाला ने लिखा है, प्रज्ञाता गाइडलाइन जारी, 12वीं तक के लिए समय सीमा तय, प्री प्राइमरी में 30 मिनट से ज्यादा ऑनलाइन पढ़ाई नहीं। दैनिक जागरण लिखता है, हर दिन अधिकतम 3 घंटे ही ऑनलाइन पढ़ाई। पंजाब केसरी के अनुसार 10 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन होंगी डीयू अंतिम वर्ष की परीक्षाएं। कोरोना के 2 टीकों का मानव परीक्षण शुरू। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव का ये बयान राष्ट्रीय सहारा ने सचित्र प्रकाशित किया है। महंगे इलाज के कारण कोई अस्पताल से नहीं लौटना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश दैनिक जागरण में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व युवा कौशल दिवस पर आज सुबह डिजिटल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत यूरोपीय संघ वर्चुअल शिखर सम्मेलन आज यूरोपीय संघ के दूत ने कहा, कोविड-19 के बाद विश्व में भारत को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 63.02% हुई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज दोपहर 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। अमेरिका ने उन विदेशी छात्रों को वापस भेजने का फैसला पलटा जिनके पाठ्यक्रम महामारी के कारण पूरी तरह से ऑनलाइन है। और ब्रिटेन ने अपनी कंपनियों के चीन की दूरसंचार कंपनी हुआवेई से 5G उपकरण लेने पर रोक लगाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।